10 बजे रात पूरे दिन की बात की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार का तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल दिसंबर के दूसरे पखवाड़े के बाद हो सकता है। पुख्ता सूत्रों की माने तो इस फेरबदल में 10 से 12 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। मौजूदा कैबिनेट में मुख्यमंत्री को मिलाकर 31 सदस्य हैं, 4 पद खाली हैं। इन 4 पदों के साथ नॉन परफॉर्मिंग यानी जो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं उन मंत्रियों को भी बदला जा सकता है। हाल ही में हुई 2 कोर कमेटियों में इस पर सहमति बन गई है, क्योंकि कुछ मंत्रियों की शिकायतें भी कोर कमेटी तक पहुंची हैं। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल नवंबर में ही संभावित था, लेकिन अब इसे गुजरात चुनाव तक रोका गया है। गुजरात के नतीजे 8 दिसंबर को आ जाएंगे, हिमाचल प्रदेश के भी नतीजे आ जाएंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। इसी के बाद कैबिनेट में बदलाव होगा। इसके लिए बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। नए फेरबदल में क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण का ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल शिवराज कैबिनेट में 30% मंत्री क्षत्रिय है, 25% ओबीसी और 3 एससी और 4 एसटी समाज से आते हैं। मौजूदा कैबिनेट के 6 मंत्रियों पर सत्ता और संगठन दोनों की नजर है, जिनके कामकाज की रिपोर्ट ठीक नहीं, यानी मंत्री तो हैं लेकिन इनके कामकाज ठीक नहीं है। इसमें बुंदेलखंड के 2 हैं, ये IBC 24 आपको एक्सक्लूसिव तौर पर बता रहा है। मालवा निमाड़ से 1 है, ग्वालियर संभाग के 1 है और मध्य भारत से 1 और बिंद से 1 मंत्री शामिल है। ये कौन मंत्री हैं जो शामिल हैं? ये वो मंत्री हैं जो मंत्री तो हैं पर मंत्री वाला काम नहीं कर रहे हैं। तो 10 बजे रात पूरे दिन की बात में अगली खबर का रुख करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से जुड़ी हुई है। शराब जितनी खराब है उतनी ही खराब उस पर राजनीति भी हो रही है, क्योंकि जब बात शराबबंदी की आती है तो सियासी दल अपने नफा नुकसान का गुणा गणित शुरू कर देते हैं। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। शराब से टूट रहे परिवार, शराब के सामने सब लाचार। शराब सिर्फ सियासी हथियार। पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, शराब को सब खराब ही कहते हैं। विज्ञापन में शराब से होने वाले नुकसान को लेकर भरपूर ज्ञान देते हैं, लेकिन जमीन पर समाधान नजर नहीं आता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सियासत में शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जो अगले साल होने वाले चुनाव के केंद्र में रहना तय है। छत्तीसगढ़ में सत्ता में लौटने को बेताब बीजेपी बार बार सत्तारूढ़ कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। याद दिला रही है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और कांग्रेस सफाई दे रही है कि जब हर वादा निभाया है तो ये भी निभाएंगे, लेकिन मामला संवेदनशील है तो कदम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। कि हमारी सरकार आएगी, हम शराबबंदी करेंगे, पूर्ण शराबबंदी। अब सत्यनारायण जी बोल रहे हैं कि भाजपा का मुद्दा है। भाजपा ने उनको कभी नहीं कहा कि आपको पूर्ण शराबबंदी की घोषणा करें। चुनाव के समय आपने किया था, आपको करना है घोषणा, लेकिन उनके मंत्री TS बाबा का बयान आ रहा है कि शायद संभव नहीं होगा। मतलब ये वादा खिलाफी नहीं है तो क्या है? चुनाव के समय जितने घोषणा किए हैं उसमें से 80% उन्होंने पूरा किया है। शराबबंदी की बात आई तो उन्होंने एक कमेटी गठन किया। कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के एक भी विधायक की उसमें शामिल नहीं हुए, जबकि होना चाहिए। इसमें डिस्कस हो, उसके बाद समिति रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने शराबबंदी की बात आई है तो वो शराबबंदी करेंगे। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में कदम रखते ही सरकार बदल जाती है, किरदार बदल जाते हैं। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी न होने को लेकर कांग्रेस पर हमलावर बीजेपी के सुर बदल जाते हैं। पार्टी की वरिष्ठ नेता और फायर ब्रांड पूर्व मुख्यमंत्री अपनों के रुख से दुखी होकर अज्ञातवास पर जा चुकी हैं।
शराब दुकानों पर धरना देकर देख चुकी हैं, पत्थर फेंक कर देख चुकी हैं, हुआ कुछ नहीं। अब इसे लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। हम ये मानते हैं कि एक ऐसी बुराई है कि जिसको समाप्त करने में समय लगता है, लग सकता है, लेकिन आबकारी नीति हम ऐसी बनाएंगे कि जिससे इन प्रवृत्तियों को बढ़ावा ना हो। नशे और शराब को हम एक जन आंदोलन में बदल देंगे, जिसमें सरकार की अपनी भूमिका रहेगी और समाज की अपनी भूमिका रहेगी। तो निश्चित रूप से हम नशे और शराब से लोगों को मुक्ति दिला सकते हैं। एक तरफ आबकारी की नीति ऐसे लाती है कि घर घर तक बार खुल जाए, और दूसरी जगह नशा मुक्ति की बात करते हैं। शिवराज सिंह जी की और उमा भारती जी की आपस की प्रतिस्पर्धा आम जनमानस को बेवकूफ बना रही है। 2 राज्यों में 2 अलग अलग पार्टियों की सरकार है और शराबबंदी के मुद्दे पर दोनों के दोनों लाचार हैं। ऐसे में सवाल यह है कि शराब क्या सिर्फ सियासी वार पलटवार का हथियार है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो दोनों दल चाहते तो हैं कि शराबबंदी हो, लेकिन जहां सत्ता उनकी है वो शराबबंदी कर नहीं रहे, बल्कि कहते हैं कि हम अग्रसर हैं शराबबंदी करने को। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी भी शिरकत करेंगी। इस बात के संकेत आज PCC के चीफ कमलनाथ ने दिए। यात्रा की तैयारियों के बीच कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के सवाल पर पलटवार भी किया। हालांकि बीजेपी ने इस यात्रा को सच की धरातल से बहुत दूर बताया। राहुल गांधी जब अपनी यात्रा में मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ होंगी। मीडिया से अनौपचारिक चर्चा में PCC चीफ कमलनाथ ने संकेत दिए हैं। पार्टी पूरे कार्यक्रम का शेड्यूल फाइनल कर रही है। कमलनाथ ने कहा कि चुनाव से ज्यादा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उत्साह है। अरुण यादव की जगह सुरेंद्र सिंह शेरा को यात्रा की जिम्मेदारी दिए जाने पर कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि शेरा का DNA कांग्रेस का है। कमलनाथ ने बीजेपी नेताओं को भी भारत जोड़ो यात्रा के लिए आमंत्रित किया। भारत जोड़ो यात्रा में इतना जोश और उत्साह मुझे महसूस हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भी आमंत्रित कर रहे हैं। अपने देश का तिरंगा झंडा लेने में उन्हें क्यों पेट में दर्द हुई। भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस ने MP के 6 जिलों में मीडिया प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी है। इधर कई NGO और उससे जुड़े लोग इस यात्रा के लिए माहौल बना रहे हैं। इनमें स्वराज इंडिया के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग देश को तोड़ने के बजाय जोड़ने का काम कर रहे हैं वो उनके साथ हैं। भारत को जोड़ने की यात्रा है और यात्रा शुरू होने से पहले देश के 150 प्रमुख जन संगठनों ने बैठक करके फैसला किया था कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ना चाहते, किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना चाहते, लेकिन इस मुहिम का हम पूरे दिल से समर्थन करते। इधर बीजेपी कांग्रेस की पूरी कवायद पर हमलावर है। मुरैना पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से पहले अपनी पार्टी को जोड़ने की नसीहत दी। वो भारत जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि भारत तो जुड़ा हुआ है, लेकिन उनको अपनी सरकार, उनकी जो पार्टी है उसको जोड़ने की आवश्यकता है। जो जो राहुल गांधी के MP प्रवेश की तारीख नजदीक आ रही है, प्रदेश की सियासत का पारा चढ़ता जा रहा है। नेता एक दूसरे को घेरने में जरा भी पीछे नहीं है। PCC चीफ कमलनाथ ने यह कहते हुए नई राजनीति शुरू कर दी है कि भारत का झंडा उठाने में बीजेपी के पेट में दर्द क्यों होता है, और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का उन्हें आमंत्रण भी दे दिया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से ही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के मुताबिक प्रदेश में एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत माननीयों, सांसद, मंत्रियों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और अफसरों को आंगनबाड़ियों को गोद लेना है। लेकिन विडंबना यह है कि प्रदेश में 230 विधायकों में से सिर्फ 4 ने ही अभी तक आंगनबाड़ियों को गोद लिया है। उनसे कहीं आगे कर्मचारी और आम लोग हैं। मेरी मुस्कुराहटों में क्यों तुम्हें प्यार नहीं दिखता? इन डेहरियों में पल रही अटखेलियों में क्यों तुम्हें घर बार नहीं दिखता?
हम इंतजार करें कब तक हमारी आंगनबाड़ियों का, क्यों तुम्हें दर्द भरा संसार नहीं दिखता। ये सवाल मध्य प्रदेश की उन तमाम आंगनबाड़ियों में पल रहे नौनिहालों का है जिन्हें गोद लेने के लिए माननीय विधायक आगे नहीं आ रहे हैं। एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी कार्यक्रम मध्य प्रदेश में जोर शोर से तो शुरू हुआ, लेकिन प्रदेश के 230 विधायकों में महज 4 ने ही आंगनबाड़ियों की हालत को समझा। सीएम शिवराज, विधानसभा अध्यक्ष और 2 मंत्रियों ने ही उनके दर्द को अपना समझा। 4 सांसद भी आगे आए हैं, लेकिन बाकी माननीयों को एडॉप्ट में कोई दिलचस्पी नहीं, भले खुद को कितना बड़ा करता धरता कहते हो। जिस दिन सीएम शिवराज ने बुधने विधानसभा के माथार के आंगनबाड़ी को गोद लिया, उसी दिन कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों से अपील भी की। सामाजिक संस्थाओं और उद्योगपतियों को प्रेरित करने का जोश भरा, लेकिन तमाम माननीय खुद प्रेरित नहीं हुए। हालांकि प्रदेश सरकार के मंत्री खुद दूसरों से आंगनबाड़ी गोद लेने की अपील कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर सभी आंगनवाड़ी की फिक्र हर जनप्रतिनिधि करे। समाज यदि ऐसे प्रकल्पों से जुड़ता है तो उसका ज्यादा फायदा मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील है और लगभग सभी लोग उसका ध्यान रख रहे हैं। एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी अभियान को सफल बनाने में माननीयों से आगे प्रदेश के अफसर हैं। जनप्रतिनिधियों में 17,000 और 26,000 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्रों को सहयोग दिया। अब तक 1,09,000 से ज्यादा लोगों के माध्यम से 26 करोड़ से अधिक की राशि जुटाए जाने का दावा है। 24 मई को खुद सीएम खिलौने जुटाने के लिए भोपाल की सड़कों में आए थे, जिसमें 1 करोड़ का सहयोग मिला। सबसे आगे नार्दन कोलफील्ड्स है, जिसने 3.5 करोड़ में 25 आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण कराने का भरोसा दिया है। इसके बाद NPICL जबलपुर ने 35,70,000 रुपए की सहायता की। सीएम के अभियान में विधायकों की रुचि नहीं दिखाने पर कांग्रेस सवाल तो उठा रही है, लेकिन इस पर शर्म तो आनी ही चाहिए कि कांग्रेस के एक भी विधायक ने किसी भी आंगनबाड़ी को गोद नहीं लिया। किस तरीके से पोषण आहार घोटाला मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, आंगनवाड़ियों तक पोषण आहार तक नहीं पहुंच रहा है। इन्होंने कहा था कि एक-एक विधायक एक-एक आंगनवाड़ियों को गोद लेंगे। अभी तक इनके विधायकों ने न तो आंगनवाड़ियां गोद ली है, मुश्किल से 2-3-4 विधायकों ने गोद ली है, उसके अलावा पूरे विधायकों ने आंगनवाड़ियों को गोद नहीं लिया। एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी कार्यक्रम का उद्देश्य जन सहयोग से आंगनबाड़ियों को विकसित करना है। गोद लेने वाला व्यक्ति या संस्था बच्चों के लिए खिलौने, शिक्षण सामग्री, अलग से पोषण आहार, रंगाई पुताई और फर्नीचर आदि दे सकते हैं। भूमिहीन आंगनबाड़ियों के लिए जमीन का दान या नया आंगनबाड़ी भवन निर्माण करा सकते हैं। गोद लेने के लिए संबंधित व्यक्ति महिला एवं बाल विकास विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी में पंजीयन कर सकते हैं। इसके लिए तमाम अफसर और कर्मचारी तो आगे आए, लेकिन आंगनबाड़ियों की राहें आज भी इंतजार में है माननीय विधायकों के। सदन में सवाल तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन सच क्या है वही जो इस खबर के जरिए आपके सामने है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी करने वाले टीएमसी के मंत्री अखिल गिरी के खिलाफ इंदौर में भारतीय जनता पार्टी ने भील चौराहे पर आक्रोश रैली निकाली और मंत्री अखिल गिरी का पुतला दहन किया और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही टीएमसी मंत्री की बर्खास्तगी और विधायकी को भी खत्म करने की मांग की है। कहा कि ये अपमान देश के प्रथम नागरिक का नहीं बल्कि पूरे देश और जनजाति समाज का अपमान है। अलीराजपुर भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के मंत्री अखिल गिरी का पुतला दहन किया, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही मंत्री के बयान को आदिवासियों का अपमान करार देते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग भी की है। तो इंदौर और अलीराजपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति जी का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत माता की बर्खास्त करो, अखिल गिरी को बर्खास्त करो। राष्ट्रपति जी का ये अपमान नहीं सहेगा, राष्ट्रपति जी का ये अपमान नहीं सहेगा। इंदौर में पहली बार 8 से 10 जनवरी को 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें देश और विदेश के प्रतिनिधि शामिल होने आएंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री के साथ विदेश में बसे सैकड़ों भारतीयों के शामिल होने की पूरी संभावना है। 11 से 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। इसमें देश विदेश के बिजनेसमैन, कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
स्थानीय सांसद जी, सभी विधायकगण इस बैठक में सम्मिलित हुए। मेयर साहब थे, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब इस बैठक में थे। इस बैठक का उद्देश्य ये रखा गया है कि जो आने वाला प्रवासी भारतीय दिवस है, उस सम्मेलन में शहर की सहभागिता कैसे रहे, उस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है और ऐसा हम क्या करें कि जनवरी महीने में इंदौर शहर पूरे प्रवासियों को जो दिल्ली से टीम आ रही है उनके वेलकम के लिए तैयार रहे। ये मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है और इंदौर का सौभाग्य है कि इंदौर में हो रहा है, तो हम सब आतुर हैं मेहमान नवाजी के लिए। और जो व्यवस्थाएं इंदौर शहर मेहमान नवाजी के लिए करता है, उस सब के लिए आज प्रारंभिक बैठक हुई है। T20 वर्ल्ड कप 2022 जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया और आखिर में बची सिर्फ 2 टीमें यानी पाकिस्तान और इंग्लैंड। फाइनल मुकाबला बेहद जबरदस्त रहा, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2022 अपने नाम कर लिया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करते हुए इंग्लैंड ने पाकिस्तान की पारी को 137 रन पर समेट दिया। और आपको यह भी बता दें कि इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास का पहला डबल वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उसने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया और पहला डबल वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला देश अब इंग्लैंड हो गया है। यानी 2019 का वनडे वर्ल्ड कप भी उन्हीं के नाम है और 2022 का T20 वर्ल्ड कप भी उन्हीं के नाम है। इंग्लैंड की कमान, बल्लेबाजी की कमान जो है वो संभाली बेन स्टोक्स ने। उन्होंने जबरदस्त पारी खेली। बेन स्टोक्स ने सदी हुई पारी खेलते हुए 49 गेंदों में 52 रनों की पारी खेली और आखिरकार उन्होंने इंग्लैंड को एक बार फिर से विश्व विजेता बना दिया। गेंदबाज सैम करन ने कमाल की गेंदबाजी की है और वो प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे हैं। ये दूसरा खिताब रहा इंग्लैंड का T20 का और इसके साथ ही पहला ऐसा देश हो गया जो डबल वर्ल्ड चैंपियन बन गया। वनडे का वर्ल्ड चैंपियन भी 2019 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता और साथ ही 2022 का T20 वर्ल्ड कप। दस बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।